नमस्कार, राज्यसभा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सबसे पहले हेडलाइंस। नोटबंदी पर संसद में गतिरोध जारी, सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक। बीजेपी सांसद और विधायक पार्टी अध्यक्ष को देंगे बैंक लेन देन की जानकारी। भारी अवरोध के बीच लोकसभा से आयकर संशोधन विधेयक पारित। वित्त मंत्री ने कहा काला धन होगा खत्म। विपक्ष ने की मनी बिल के प्रावधानों में संशोधन की मांग। गुजरात और महाराष्ट्र के स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी की जीत, कांग्रेस और एनसीपी को भारी नुकसान। बीजेपी ने बताया नोटबंदी के पक्ष में जनादेश। जम्मू के नगरोटा और सांबा में आतंकी हमला, मेजर समेत 3 जवान शहीद, 7 आतंकी ढेर। पाकिस्तान में नए सेना प्रमुख ने संभाली कमान। और ब्राजील से कोलंबिया जा रहा विमान हादसे का शिकार, 76 यात्रियों की मौत। मृतकों में ब्राजील के कई फुटबॉलर्स शामिल। और अब पहली खबर। जम्मू में आतंकियों के 2 अलग अलग हमले में सेना के एक अधिकारी समेत 3 जवान शहीद हो गए हैं और कई लोग घायल हैं। आतंकियों ने नगरोटा में सेना के 16वें कोर मुख्यालय पर हमला किया। जवाबी कार्रवाई में 4 आतंकी मारे गए। वहीं सांबा सेक्टर में बीएसएफ ने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। आतंकवादियों ने मंगलवार को जम्मू में नरगोटा के निकट सेना के 16वीं कोर मुख्यालय में आत्मघाती हमला किया। सेना के जवानों ने आतंकियों के कैंप में घुसने की कोशिश को नाकामयाब कर दिया और आतंकियों को मार गिराया। सुबह जो है हमारे एक सेना के शिविर के ऊपर जो है ये आतंकवादियों ने हमला बोला है और सिचुएशन को हमने बिल्कुल नियंत्रण में रखा है और कंट्रोल में है। वहीं सांभा सेक्टर के चमलियाल में बीएसएफ ने आतंकियों की घुसपैठ को नाकाम कर दिया। बीएसएफ की पेट्रोलिंग पार्टी ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा में आतंकियों को घुसपैठ करते देखा। उसके बाद आतंकियों ने गोलीबारी शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में 3 आतंकी ढेर हो गए और एक जवान घायल हो गया। सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट लाइट में सर्च जब शुरू किया तो उन्होंने फायर किया हमारी पार्टी के ऊपर, जिनको रिटेलिएट करके न्यूट्रलाइज किया गया। अभी तक 3 मिलिटेंट जो हैं वो मारे गए हैं। हमले के बाद माता वैष्णो देवी, कटरा और इसके आसपास अलर्ट जारी कर सुरक्षा बढ़ा दी गई। उधमपुर में चौकसी बढ़ाकर वाहनों की जांच की जा रही है। श्रीनगर जाने वाले हाईवे पर ट्रैफिक पर नजर रखी जा रही है। We do have a standard operating procedure as per the norms laid in SOP. The men and officers are on ground and we are conducting all the necessary precautions that are supposed to be taken. जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने कहा है कि आतंकियों की हरकत पाकिस्तान की हताशा को दिखाती है और उसका माकूल जवाब दिया जाएगा। लेकिन ये पाकिस्तान की डेस्परेशन है, फ्रस्ट्रेशन है और उसी को वो प्रकट कर रहा है। लेकिन वो अपने मंसूबे में कामयाब नहीं होगा। अगर नहीं समझेगा, जिस भाषा में वो हमसे बात करेगा उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। उधर सांबा जिले में तलाशी अभियान के दौरान हुए विस्फोट में बीएसएफ के एक डीआईजी और 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इसके पहले सोमवार को कुपवाड़ा में आतंकियों और सुरक्षा बलों में मुठभेड़ हुई थी। पिछले कुछ महीनों में जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आतंकियों की घुसपैठ की कोशिश में तेजी आई है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस मुद्दे पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर उत्पल भट्टाचार्य, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट, स्टूडियो में मौजूद हैं। स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जिस तरह का पूरा तरीका अपनाया गया है, सुइसाइड अटैक है ये, क्या आपको एक तरह का पैटर्न नज़र आ रहा है और क्या जो टाइमिंग है इसको लेकर इसको कोई महत्व देना चाहेंगे आप? बिल्कुल, दोनों ही आपने बिल्कुल सही बताया। देखिए, आज 29 नवंबर है। आज दोनों चीफ का, पाकिस्तान आर्मी जो मुल्क का 6th लार्जेस्ट आर्मी है, उनका हैंडिंग टेकिंग ओवर चल रहा था। आज हैंडिंग टेकिंग ओवर पाकिस्तान रावलपिंडी में जो उसका GHQ हेडक्वार्टर्स है, उसका हॉकी स्टेडियम में दोनों का हैंडिंग टेकिंग ओवर हुआ। एक को स्वागत किया, विदाई दिया गया। राहिल शरीफ जो सितंबर का आखिर में जिसको एक सर्जिकल स्ट्राइक को विलेन होने पड़ा, तो उसी ने कुछ जवाब देकर जाने मांगता। इसीलिए आप देखे होंगे करीब 100 से ज़्यादा 29 सितंबर के बाद आज तक करीब 100 से ज़्यादा सीज़ फायर वायोलेशंस उसका तरफ से है। सीज़ फायर वायोलेशंस
कैसा है, आपने घुसपैठ कराने के लिए कुछ आदमी को इकट्ठा किया, उसका बाद स्मॉल आर्म्स फायर, थोड़ा आर्टिलरी फायर घुसा दिया। लेकिन जब उन्होंने हमारा एक जवानों को वो म्यूटिलेट किया बॉडी, जो 20-21 नवंबर में हुआ, तो हम थोड़ा जबरदस्त उसको जवाब दिया। रिट्रीब्यूशन थोड़ा अच्छा था हमारा तरफ से, तो उसमें उसका कैजुअलिटी बहुत बढ़ गए। उनका दोनों डीजीएमओ, उन्होंने कॉल किया करके हमारा डीजीएमओ को हॉटलाइंस में रिक्वेस्ट किया, बुलाया और बोला ये बंद करो भाई, बंद करो, हम लोग सीज फायर करो। तो इसके बाद हम स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, उसका बाद करीब 36 घंटे कोई सीज फायर वायोलेशन नहीं किया। उसी टाइम में उन्होंने तैयारी कर रहा था जो 29 नवंबर का पहले कुछ फिदाइन घुसाएंगे, कुछ आतंकवादी घुसाएंगे, कुछ करके दिखाएंगे। जैसे आज फेयरवेल स्पीच में भी बोला राहिल शरीफ ने, जो हम लोग सिर्फ चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना नहीं रहा है, गद्दार पोर्ट से फर्स्ट कार्गो शिप चाइना का उधर से चल भी पड़ा है। और दूसरा बात ये नए सेना अध्यक्ष हैं, ये भी महत्वपूर्ण बात है कि वो भी कश्मीर पर पुराने जानकार माने जाते हैं, तो यानी पाकिस्तान का जो चयन है नए सेना अध्यक्ष का, वो भी कहीं ना कहीं भारत और कश्मीर को ध्यान में रखकर है। वो करना ही है। एक आप जैसे बोला, ये जो चीफ जो नया बने हैं जावेद कमर बाजवा साहब, इन्होंने थोड़ा सा इसका डेमोक्रेसी में थोड़ा सा विश्वास है। तो पाकिस्तान को तो बोलता ही है, पाकिस्तान का एक आर्मी है, वो आर्मी मुल्क चलाते हैं। हमारा जैसे मुल्क है उसका एक आर्मी है, उसका उल्टा है, उसका आर्मी है, उसका एक मुल्क भी चलाने पड़ता है। तो ये इन्होंने एक दफ़े बताया था कि हमारा अंदर जितना टेररिस्ट घुसे हुए हैं, जितना तालिबान अटैक कर रहा है, जितना आदमी जख्म हो रहा है, उसका ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगा नवाज शरीफ लेकिन को। एक बार इसीलिए नवाज शरीफ चारों जो जनरल थे उसमें ये इनको उठाए। लेकिन इसके बाद इसका मतलब ये नहीं जो उसका नीति कुछ अलग होगा जो भारत के अगेंस्ट में, उसका नेशनल इंटरेस्ट का तरफ से वो देखा जाएगा। वो देखा बहुत जाएगा। महत्वपूर्ण बात है कि अफगानिस्तान को लेकर जो अमृतसर में हार्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस हो रही है, काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। और ये काफ़ी हैरानी की बात है कि इस तमाम हॉस्टिलिटी के दौर में पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि विदेश मंत्री को भेजेंगे अपने, यह दर्जा उनको हासिल है विदेश मंत्री का। देखिए, विदेश मंत्री ने वो सिक्योरिटी एडवाइजर है सरताज अजीज, तो उनका सरताज अजीज बोला जाता है आर्मी का पोस्टर बॉय है। सरताज अजीज एक सिविलियन एडमिनिस्ट्रेटर है उधर, जो आर्मी जिसको बहुत पसंद करते हैं बिकॉज उसका हार्ड लाइन एटीट्यूड के लिए। तो उन्होंने भी आने का पहले थोड़ा सा एक आध पत्ता करके उसके बाद आने मांगता, फ्रॉम द पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ वो आएंगे अमृतसर में, हार्ट ऑफ एशिया आपने जैसे बताया। यानी हमले के बावजूद आपको लगता है कि ये पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ होगी हमला करने के बाद? वो सोचता है पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ, उन्होंने ऐसा सोचता है। तो हम लोग भी अभी जो भी होता है उसका जवाब बिल्कुल सही दे रहा है। हम हिंदुस्तानी फौज, हिंदुस्तानी डिप्लोमेटिकली भी सख्त जवाब दे रहे हैं। ये हार्ट ऑफ एशिया इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस है अफगानिस्तान के लिए, जापान के इनिशिएटिव में उधर हुआ था, इधर हमारा इस तरफ हो रहा है। उसमें उनको आना है तो जरूर आना चाहिए। लेकिन अब जिस तरह से भारत इसका खासकर ये जो हालिया अटैक हुआ है जिसमें 3 हमारे खुद के फौजी मारे गए हैं, उसके बाद भारत का जो जवाब है, आपको लगता है कि वो वाजिब है? जवाब तो बिल्कुल, आप देखे होंगे पिछले 1-1.5 महीना में 18 सितंबर हुआ था उरी अटैक, ये 29 सितंबर हमने जवाब दिया। एंड उसका कड़क जवाब, कैजुअलिटी अनएक्सेप्टेबल ये होना चाहिए, और ऐसा ही होगा इस दफ़े। ये भी जो किया हुआ है इसका भी जवाब उसको मिलेगा। फिदाई नहीं हो, टेररिस्ट ही हो, सब पाक सेना का मदद से हो रहा है। आज ये बाजवा साहब भी जो आए हैं, याद रखना ये नवाज शरीफ को पूरा सपोर्ट है, ठीक है, लेकिन वो भी 10 कोर जो LOC में तैनात है, वो एक दफ़े 10 कोर का कमांडर थे। वो भी नॉर्दर्न एरिया जो आपको कारगिल वॉर के टाइम में था, वो नॉर्दर्न एरिया का भी कमांडर था। तो वो भी जुझारू खिलाड़ी है इस मामले में इंडिया के अगेंस्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फिलहाल ये थी हमारी पहली खबर, और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। MC मैरी कॉम
सफलतम भारतीय महिला मुक्केबाज। विश्व चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण और 1 रजत, लंदन ओलंपिक्स में कांस्य और एशियन गेम्स में कांस्य पदक विजेता। 5 फीट 2 इंच लंबी मैरी को किया जाता है दुनिया की सफलतम महिला मुक्केबाजों में शुमार। खेलों में वरिष्ठ योगदान के लिए उन्हें मिले हैं पद्म भूषण, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। राज्यसभा में 9वें दिन भी नोटबंदी पर चर्चा नहीं हो सकी। नोटबंदी पर चर्चा को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक हुई। विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है, वहीं सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का आरोप लगाया है। गतिरोध की वजह से सदन की कार्रवाई बुधवार सुबह 11 बजे तक स्थगित करनी पड़ी। सदन में नोटबंदी पर गतिरोध की वजह से मंगलवार को भी चर्चा नहीं हो सकी। विपक्ष लगातार सरकार पर दबाव बनाने की कोशिशों में लगा है। साथ ही विपक्ष सदन में प्रधानमंत्री की मौजूदगी की मांग पर अड़ा है। विपक्ष ने सरकार पर तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। सरकार इतने अड़ियल रवैये पर इतना तानाशाही वाला रवैया क्यों अपना रही है? कुमारी मायावती जी, माननीय उपसभापति जी, हम ये चाहते हैं कि सरकार की ओर से, क्योंकि जो नोटबंदी पर जो चर्चा हो रही थी वो अभी पूरे जिस चर्चा पर बहस हो रही थी, तो जो चर्चा हो रही थी अभी तक वो पूरी नहीं हुई है। और तो चर्चा शुरू करो, चर्चा शुरू करो, प्रधानमंत्री जी को चर्चा शुरू करो। आना चाहिए। सर, संपूर्ण सदन चाहता है कि प्रधानमंत्री जी सदन में आए। प्रधानमंत्री जी आई एम सॉरी के अंतर्गत सदन में आमंत्रित कर रहे हैं। आई नो देयर इज नो पॉइंट इन माय। सरकार ने नोटबंदी पर चर्चा जारी रखने पर जोर दिया। साथ ही सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर चर्चा से पीछे हटने का भी आरोप लगाया। Prime Minister will come to I tell you, as anyone required. They don't want the truth to come out. They are worried. Their band was a fraud yesterday. Their Akros also became a fraud. Akros and band was a fraud. They are divided. They are divided, sir. They are divided. उपसभापति ने गतिरोध खत्म करने और चर्चा जारी रखने की अपील की। Now I am requesting the honorable members to go back to your seat. Start the discussion. We can have discussion. Finance Minister is already there. It is already said that PM will come and intervene. What more do you want? Actually, you don't want discussion. इस दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक भी हुई। गतिरोध की वजह से पहले शून्यकाल, फिर प्रश्नकाल की कार्यवाही बाधित हुई। कांग्रेस, बीएसपी और टीएमसी सांसदों के वेल में आने की वजह से सदन की कार्यवाही में गतिरोध आया। भोजन अवकाश के बाद भी सदन में गतिरोध जारी रहा, जिसकी वजह से सदन की कार्यवाही बुधवार 30 नवंबर सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। 500 और 1000 के पुराने नोटों को बैंकों में जमा करने की समय सीमा 30 दिसंबर के बाद नहीं बढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी वित्त राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के जवाब में दी। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक और बैंकों के पास भरपूर नकदी मौजूद है। सरकार ने 100 रुपये के नोटों की आपूर्ति पहले ही बढ़ा दी है। साथ ही ग्रामीण इलाकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बैंकों को छोटे नोटों की आपूर्ति करने के लिए कहा गया है। धन विधेयकों के मामले में उच्च सदन की उपेक्षा का मामला आज राज्यसभा में उठा। विपक्ष ने धन विधेयकों के मामले में संविधान के अनुच्छेद 110 में संशोधन की जरूरत बताई और इसके लिए सांसदों की कमेटी के गठन की भी मांग की। हालांकि आसन ने साफ किया कि संविधान में धन विधेयक की परिभाषा बिल्कुल साफ है। सारे अखबार, सारे मीडिया। धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की शक्तियों का मामला एक बार फिर सदन में उठा। समाजवादी पार्टी के सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा कि धन विधेयकों के मामले में राज्यसभा की भूमिका नगण्य है, लेकिन इसकी समीक्षा की जरूरत है। कांग्रेस ने भी इसका समर्थन किया। कमेटी ऐसी बना दीजिए जो कम से कम इस पर विचार कर ले कि भविष्य में इस सदन की गर्मा रखने के लिए आखिर एक संविधान के अनुच्छेद 110 में कोई अमेंडमेंट कराना है, कोई बदलाव कराना है, नियमावली में कोई बदलाव कराना है, तो मैं इसके लिए चाहूंगा कि कोई आप रूलिंग दे दे। बिल को पहले उन्होंने मनी बिल कर दिया जिसपे ऑब्जेक्शन है इस सदन को कि राज्यसभा को अंडरमाइन करके राज्यसभा की गरिमा कम करके उसको पास करती थी। बार हो रहा तो अभी से कुछ करना चाहिए। तो कमेटी का सुझाव है, हम सब इसका समर्थन करते हैं कि राज्यसभा की गरिमा गिराई जा रही है, कमेटी बनाई जाए।
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम से जुड़े निजी विधेयक के मामले का हवाला दिया। हालांकि आसन की ओर से साफ किया गया कि संविधान में धन विधेयक के बारे में साफ निर्देश दिए गए हैं। The leader of the house said it is a money bill. It was referred to the speaker. The speaker said it's not a money bill. And yet, one second, and yet you give a ruling. Yes. You give a ruling. Ramesh, that the Secretary General of the Lok Sabha recognized by the not going to discuss that. The Ministry of Law not recognized. I am not by the going to allow Constitution. discussion on that. It is a money bill. Mr. J.R.R. Ramesh, what is a money bill and what is not a money bill is very well clearly defined in the Constitution. You also on this? No, yeah. दरअसल नोटबंदी के बाद सरकार ने आय की घोषणा के बारे में कुछ छूटों से जुड़े विधेयक को लोकसभा में सोमवार को पेश किया था। मंगलवार को इस कराधान संशोधन विधेयक को मंजूरी भी मिल गई। ये विधेयक धन विधेयक के तौर पर लोकसभा में पेश किया गया। इसी को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विशाल दहिया के साथ पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी। अवरोध के बीच लोकसभा ने आज कराधान संशोधन विधेयक बिना चर्चा के ही पास कर दिया। सरकार ने इसे धन विधेयक के रूप में पेश किया ताकि राज्यसभा में अटकने का खतरा न रहे। विपक्ष ने अवरोध के बीच बिल पारित कराने का विरोध किया और पहले नोटबंदी पर चर्चा की मांग की। लोकसभा में विपक्ष के अवरोध के बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कराधान संशोधन विधेयक चर्चा और पारित कराने के लिए पेश किया। उन्होंने कहा कि ये विधेयक कालाधन और भ्रष्टाचार को खत्म करने में मददगार होगा। वित्त मंत्री ने बताया कि जो लोग अवैध कमाई का खुलासा करेंगे उन्हें 50% टैक्स देना होगा। वहीं काला धन का खुलासा नहीं करने वालों को 85% तक टैक्स और जुर्माना भरना होगा। जो केंद्र की सरकार को इससे साधन मिलेंगे, जो आज तक काले धन में छुपे हुए थे, उन साधनों को गरीब कल्याण कोष के रूप में बढ़ाया जाएगा और ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन करने के लिए उस सारे कोष को लगाया जाएगा। वित्त मंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष का गतिरोध जारी रहा। विपक्षी दलों की मांग थी कि विधेयक पर चर्चा नोटबंदी पर बहस के साथ कराई जाए। वो एडजर्नमेंट मोशन को अगर आप परमिशन दिए तो बिल वो दोनों मिलके कर सकते हैं। उसको भी वोटिंग होना चाहिए और इसके लिए भी वोटिंग होना चाहिए। तो इसीलिए अगर दोनों को मिला दिए अमेंडमेंट पे तो वोटिंग दोनों का संगम कर दीजिए। So what I would propose to consider that if this bill and this motion or the demonetization issue, if those two can be clubbed together and the discussion can start. First, let us take the discussion on demonetization issue first, and then we can have a structured deliberation on this taxation bill, which is necessary. स्पीकर ने विपक्ष के कुछ संशोधन खारिज कर दिए क्योंकि इस पर राष्ट्रपति की मंजूरी नहीं मिली थी। कांग्रेस और आरएसपी सांसदों ने इस पर भी सवाल उठाया। That means that anticipating the president has been brought here controversially. Anticipating president's sessions within a span of 1 hour. Is it possible, Honorable Finance Minister? I would like to know from the Honorable Finance Minister whether the recommendation in writing has been obtained from His Excellency the President of India, so that I am getting an opportunity to move my amendments, whether it is withholding, whether it is ascended or it is rejected. इसके बाद विधेयक को ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। इससे पहले नोटबंदी पर विपक्ष के अवरोध के चलते सदन की कार्यवाही 4 बार स्थगित करनी पड़ी। रविंद्र सिंह शोरान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। उधर बीजेपी के सांसदों और विधायकों को 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच के बैंक लेन देन की जानकारी देनी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक में ये निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि आयकर कानून में संशोधनों से गरीबों से लूटा गया धन उनके कल्याण पर खर्च होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी सांसदों और विधायकों से बैंक लेन देन की जानकारी देने को कहा है। 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच की ये जानकारी 1 जनवरी तक पार्टी अध्यक्ष अमित शाह को सौंपनी होगी। प्रधानमंत्री ने आयकर संशोधन विधेयक पर भी विपक्ष के आरोपों को खारिज किया। उन्होंने कहा कि संशोधन से गरीबों का पैसा उनके कल्याण पर खर्च हो पाएगा। काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को
वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने 8 नवंबर से पहले के लेन देन की जानकारी सार्वजनिक करने की मांग की। ये बताएं हमें कि 8 नवंबर से पहले कितना सांसदों ने पैसा जमा किया था या पार्टी ने पैसा जमा किया था, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ था, बिहार में क्या हुआ था। ये बताते तो मुझे लगता कि प्रधानमंत्री सच्ची संजीदा हैं इस इशू पे। लेकिन ये 8 नवंबर के बाद तो उनको भी मालूम है कि सब कुछ तो पहले ही हो चुका था। अगर करना ही था तो ये पता चले कि 8 नवंबर के पहले के 6 महीने तक तमाम बीजेपी के नेताओं के, छोटे बड़े नेताओं के बैंक ट्रांजैक्शन का हिसाब किताब जनता के बीच में आना चाहिए, न केवल उनके नेताओं का बल्कि उनके परिवार के सभी लोगों का। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने कहा कि अगर आयकर कानून में संशोधन करना था तो फिर नोटबंदी की क्या जरूरत थी। जितनी देश में करेंसी चल रही थी पहले, उतनी करेंसी मिल गई है और टैक्स पैसे का नहीं मिला है। क्या इनके पास जवाब है? पूरे देश के 90% जनता को एटीएम और बैंकों के बाहर लाइन में क्यों खड़ा किया? जब यही सब कुछ करना था, इनको टैक्स लगाना था, काले धन को सफेद करना था, तो ये सब नाटकबाजी करने की केंद्र की सरकार को जरूरत क्या थी? विपक्ष ये आरोप लगाता रहा है कि नोटबंदी की जानकारी बीजेपी के कुछ नेताओं को पहले से ही थी। अनु दीवान के साथ प्रणव गोस्वामी, राज्यसभा टीवी। महाराष्ट्र और गुजरात के स्थानीय निकायों के चुनाव में बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी का कहना है कि नोटबंदी का विरोध करने वालों को ये जनता का जवाब है। महाराष्ट्र के नगर पालिका और नगर परिषद के चुनाव के नतीजे बीजेपी और शिवसेना के पक्ष में आए हैं। अब तक 147 सीटों में बीजेपी को 52, शिवसेना को 24 सीटें मिली हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने ट्वीट कर पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ और विकास की राजनीति की जीत बताया है। ये एक जबरदस्त सफलता भारतीय जनता पार्टी को अद्भुत मिली है और वो एक आईना है जो विरोध करते हैं। और ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी का यहाँ पूरा गढ़ था। ये सेना आणि शिवसैनिकांवरती विश्वास ठेवून जनतेने जे भरघोस यश आमच्या पदरात टाकले त्याच्याबद्दल खरंच मी तमाम जनतेला धन्यवाद देतोय। गुजरात में भी जिला पंचायत, तहसील पंचायत और नगर पालिका की 125 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को जीत मिली है। कांग्रेस को चुनाव में भारी नुकसान हुआ है। 125 में से 109 सीट भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त किया है। ये बड़ा विजय है। जन समर्थन मोदी जी के साथ है, ये उससे फलित होता है। वापी नगर पालिका की कुल 44 सीटों में से बीजेपी ने 41 पर जीत दर्ज की। वहीं सूरत की कनकपुर नगर पालिका में 28 में से 27 सीटों पर बीजेपी को विजय मिली है। गोंडल तहसील पंचायत का चुनाव भी बीजेपी के खाते में गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को वायरल बुखार की वजह से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा कि उन्हें 2 दिन में छुट्टी मिल जाएगी। डॉक्टरों ने सोनिया गांधी को अस्पताल में भर्ती होने की सलाह दी थी। गंगाराम अस्पताल में उनके जरूरी टेस्ट भी होंगे। मुंबई की हाजी अली दरगाह में महिलाओं के प्रवेश पर लगी रोक हटने के बाद आज पहली बार महिलाओं ने दरगाह के अंदर प्रवेश किया। देश भर से करीब 400 महिलाओं ने आज दरगाह में जाकर चादर और फूल चढ़ाए। 2 साल पहले भारतीय मुस्लिम महिला आंदोलन ने दरगाह के मुख्य हिस्से में महिलाओं के प्रवेश पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी। ये पाबंदी 2012 में लगाई गई थी। 24 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट दरगाह के अंदरूनी हिस्से में महिलाओं के प्रवेश को सुप्रीम कोर्ट ने अनुमति दी थी। जनरल कमर जावेद बाजवा ने आज पाकिस्तानी सेना की कमान संभाली। रावलपिंडी में सेना मुख्यालय के पास एक कार्यक्रम में जनरल राहिल शरीफ से बाजवा को ये जिम्मेदारी मिली है। जवानों ने जनरल शरीफ और जनरल बाजवा को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। कार्यक्रम में रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के साथ कई हस्तियां मौजूद थीं। जनरल शरीफ ने भारत को चेतावनी दी और कहा कि वो पाकिस्तान के धीरज की परीक्षा न ले। उन्होंने दक्षिण एशिया में शांति के लिए कश्मीर समस्या के समाधान को अहम बताया। कोलंबिया में हुए एक विमान हादसे में 76 लोगों की मौत हो गई। हादसा एक चार्टर्ड विमान से हुआ जो कि ब्राज़ील के फुटबॉल क्लब शेपेकोइंस की टीम को कोलंबिया के मेडलिन शहर ले जा रहा था। विमान में कुल मिलाकर 81 लोग सवार थे। दुर्घटना में 5 लोग जिंदा बच गए। घायलों में फुटबॉल टीम के 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। शुरुआती जांच में हादसे की वजह
विमान में आई तकनीकी खराबी को बताया जा रहा है। और अगली खबर, इंग्लैंड के खिलाफ मोहाली टेस्ट में भारत ने 8 विकेट से जीत दर्ज की है। भारत की तरफ से पहली पारी में सर्वाधिक सबसे ज़्यादा 90 रन बनाने वाले रविंद्र जडेजा को मैन ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की सीरीज में 2-0 से बढ़त बना ली है। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।